अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बताओ। व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ हो रहा है, जैसा तुम लोगों ने बताया, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये चारों चीज़ें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और क्यों इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना ज़रूरी है, वो इसमें समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोला है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर लिमिटेड। जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज उन वांट्स को फुलफिल करेगी वो लिमिटेड है। अब मुझे बताओ वांट्स और नीड में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड? कर लिया ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन नहीं बोला था मैंने, हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है। वांट्स और नीड्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है? सेम होता है ना? ओके अभी देखो तुम लोगों को फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए पेन की ज़रूरत है। ओके पेन की ज़रूरत है। तुम लोग घर वालों से बोल रहे हो कि आप मुझे ना रेनॉल्ट ट्राइमैक्स का पेन चाहिए 60 रुपये वाला, रेनॉल्ट ट्राइमैक्स का पेन 60 रुपये वाला। तो ये तुम्हारी वांट्स है या नीड है? वांट्स है। क्यों? हाँ ये वाले पेन से एग्ज़ाम हो सकता है, 5 वाले पेन से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो ज़रूरत है कि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो वो जो 5 रुपये वाले पेन से काम चल सकता था वो नीड थी, लेकिन तुम्हें चाहिए 60 रुपये वाला पेन, वो तुम्हारी वांट है। किसी को मोबाइल चाहिए तो वो उसकी वांट है। अगर एग्ज़ाम देना है तो बुक्स चाहिए उससे, मतलब स्कूल में है कोई स्टूडेंट और उसको बुक्स चाहिए तो वो उसका वांट नहीं है, वो उसकी नीड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है वांट्स में और नीड्स में। तो इसमें से हम किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? नीड को अवॉइड कर सकते हैं या वांट्स को अवॉइड कर सकते हैं? वांट्स को अवॉइड कर सकते हैं हम, नीड्स को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला है कि ह्यूमन की जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, और चाहे वांट्स हो या नीड्स हो कुछ भी हो, दोनों किस चीज़ से फुलफिल होती है? रिसोर्सेज से। हमारी वांट्स क्या हो सकती है कि हमें फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बहुत बड़ा पैसा वाला बनना है, ये सारा वांट्स है। और इसके लिए रिसोर्सेज तो लगेंगे ना, घर बनाने के लिए भी कुछ मटेरियल लगेगा, कार बन रही है तो उसमें भी कुछ मटेरियल लग रहा है। अगर हमारी नीड है, फॉर एग्जांपल खाना चाहिए, कपड़े चाहिए ठीक ठाक, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, इसमें भी तो रिसोर्सेज लगेंगे ही। एजुकेशन अगर तुम्हें मिल रहा है तो उसमें भी लैंड यूज़ हो रहा है, लेबर यूज़ हो रहा है, हम लोग लेबर हैं, कैपिटल यूज़ हो रहा है, ये सब कैपिटल है। देन एंटरप्रेन्योर, जिग्नेश सर, है ना। तो ये सब क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिससे तुम्हें एजुकेशन मिल रहा है, जिससे तुम्हारी नीड फुलफिल हो रही है। तो क्या हमारी नीड या फिर वांट लिमिटेड है? नीड तो चलो लिमिटेड हो सकते हैं, बट क्या वांट लिमिटेड होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, है ना। तो वो जो अनलिमिटेड वांट है उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे वो भी कैसा होना चाहिए? फिर अनलिमिटेड होने चाहिए। बट है अनलिमिटेड? नहीं है। कोयला चाहिए, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी से बाकी सारा प्रोडक्शन होगा। तो क्या कोयला अनलिमिटेड है? नहीं है। एक समय के बाद कोयला का हमने यूज़ किया बहुत सारा कोयला, एक समय के बाद खर्च हो जाएगा, फिर हम कैसे पूरी करेंगे अपनी ज़रूरतें? सेकेंड पॉइंट बोला है नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो। कोई भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, सभी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। देयर विल ऑलवेज बी स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी हमेशा स्कैरसिटी रहती है, मतलब कमी रहती है। एज अ रिजल्ट, और इसके वजह से होता क्या है कि एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए एवरी कंट्री, हर कंट्री में ये प्रॉब्लम आती ही है कि रिसोर्सेज को कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए, कहाँ पर रिसोर्सेज का खर्च होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट के पास कोई लैंड है तो उस लैंड को कहाँ पर हम खर्च करें? क्या उस लैंड को हम बिजनेसमैन को दे दें इंडस्ट्रीज लगाने के लिए? वो लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे, प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगी। या फिर उस लैंड को हम बिजनेसमैन को ना देते हुए वहाँ पर एक सरकारी स्कूल खोलें जिससे बच्चे पढ़े, या फिर हम वहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल खोलें जिससे कि लोगों का इलाज हो। क्या करें? या फिर किसानों के पास रहने दें वो ज़मीन जिससे कि वो लोग खेती करें, खाने के लिए अनाज मिले। कहाँ अलोकेट करें? इसको बोलते हैं अलोकेट करना।
रिसोर्सेज को अलोकेट करना, कहाँ पर करें, कैसे करें, क्यों करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस। मैनी क्वेश्चंस अराइज सच एज व्हाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आते हैं कि व्हाई, क्यों, कब और कैसे हम ये जो भी लिमिटेड क्वांटिटी के रिसोर्सेज है उसको यूज करें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, अनलिमिटेड वांट्स। तो क्योंकि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, वांट्स अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, और सो मैनी वांट्स, बहुत सारे वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट। एक वांट से बहुत सारी वांट ओरिजिनेट होती है। किसी ने फ़ोन लिया है तो अब उसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ये एक वांट से दूसरी वांट ओरिजिनेट हो गई। किसी ने कार ली है, बाइक ली है, कोई व्हीकल लिया तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और उसका परमानेंट सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, ये हो गया वांट। अगर टीवी ली है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से भी wants और बढ़ जाती है। जैसे अगर साइंटिफिक कुछ डेवलपमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल पहले लोग कपड़े खुद से धोआ करते थे, फिर किसी ने साइंटिफिक इन्वेंशन करी और बना दी क्या, वॉशिंग मशीन। अभी तक ज़रूरत नहीं थी वॉशिंग मशीन की, लेकिन अब वॉशिंग मशीन डेवलप हो चुकी है तो अब सबको ज़रूरत है भाई, है ना। अब जिस भी व्यक्ति को लगता होगा कि कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं और नहीं धुल पा रहे, तो जाओ वॉशिंग मशीन खरीद लो। ऊपर से बैंक तो फाइनेंस कर ही रही है, ईएमआई भरते रहेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से वांट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। दस बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस वांट्स बिकम अनलिमिटेड। और सिर्फ ये ही नहीं, और भी और सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वांट्स वन हैज टू मेक सिलेक्शन अमंग वांट्स। तो अब क्योंकि वांट्स बहुत सारी है और उसको फुलफिल करना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सिलेक्ट कर लें कि कौन सी वांट्स हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और उसको पहले फुलफिल करें, है ना। अभी 4-5 चीज़ें हमको चाहिए, लिस्ट बना लो, ओके ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए, ये वांट्स है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें से भी देखो कि कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको फर्स्ट पे रखो, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, जो सबसे लास्ट ज़रूरी है। इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन में। सेकंड देखो, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज। तो ये वही वाली बात है जो अभी हमने पढ़ लिया कि जब कुछ नेसेसिटी वाली चीज़ें होती है जो ज़रूरी है, जो इसे करना ही पड़ेगा, तो उसमें भी फिर अपन मल्टीपल लिस्ट बना लो पहले, और लिस्ट के हिसाब से फिर उसको प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे एक ऑर्डर सेट करो। जब हम एक ऑर्डर सेट करते हैं तो उसमें होता ये है कि रिसोर्सेज हमारा वेस्ट नहीं होता, एकदम सही डायरेक्शन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर हमारा रिसोर्सेज यूज़ होता है। As the resources to satisfy want are limited, the individual has to decide which want is more important. He has to satisfy his requirements in the order of priority. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others. तो वही बात, जो भी रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले सेटिस्फाई करो, बाकी रिक्वायरमेंट्स को बाद में सेटिस्फाई करो। लिमिटेड रिसोर्सेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैनमेड वेल्थ। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती है, 2 चीजें, मतलब है तो 4 चीजें, बट उसको 2 पार्ट में और कैटेगराइज कर सकते हैं कि नेचुरल वेल्थ और मैनमेड वेल्थ। ऑल दीज टूल्स आर लिमिटेड, और ये दोनों ही तरह के टूल्स लिमिटेड है, सो दे हैव टू बी यूज्ड यूटिलाइज्ड जुडिशियसली। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज करना, जुडिशियली का मतलब होता है रैशनली, यानी कि तार्किक तरीके से, सही तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर। तो जब हम अपने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपने रिसोर्सेज को बांटते हैं, लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपये हैं, अब मुझे 10,000 रुपये को खर्च करना है, तो मैं ऐसे खर्च करूंगा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है उसको सेंटर में रखूंगा कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा सबसे पहले इस चीज़ पे खर्च होना चाहिए। अब ये फुलफिल हो गया जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, अब जो बचा है उस पर मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करूंगा। यह है रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज। फोर्थ पॉइंट है अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। बताओ क्या हो सकता है इसका मतलब, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज।
क्या हो सकता है इसका मतलब? अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जब हम कोई रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो ऐसे करो, कोशिश ये करनी चाहिए कि उस रिसोर्सेज का जहाँ भी यूज हो रहा है वो एक सिंगल यूज ना हो, उसके मल्टीपल यूज हो। उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है अपनी ज़मीन पर, तो अगर वो सिर्फ खेती करेगा तो ये अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज नहीं हुआ। हो सकता है कि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए और उसकी फसलें बर्बाद हो जाए, खेती ही ना कर पाए वो। तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि अपने जो जो भी उसका लैंड है उसको डिवाइड कर दे 3 पार्ट्स में। एक हो जाएगा 50%, बाकी 25% 50% में वो क्या करेगा? खेती कर लेगा। 25% में पशुपालन कर लेगा, एनिमल हस्बेंड्री इसको बोलते हैं, जानवरों को पाल लेगा। और बाकी 25% में अपना स्टोरेज हाउस बना लेगा या कुछ और बना लेगा, या फिर फ्रूट्स ग्रो कर लेगा, या फिर ट्रीज लगा देगा। ये होता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें दूसरा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है डैम बनाना। अगर सरकार ने कोई ज़मीन है और वहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रही है, तो वहाँ पे डैम बना दिया। अब डैम का अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्स होता है कैसे? अब वो डैम क्या कर रहा है? वो पानी को भी रोक रहा है, डैम पे लोग घूमने भी आते हैं, टूरिज्म भी आ रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। या तीसरा यूज़ हो गया, फिशिंग भी कोई कर सकता है, अगर मछली होती होगी तो फिर फिशिंग भी हो जाएगी। 4, ये हो गया अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। देखो, एक लैंड है, मल्टीपल यूज है। मल्टीपल यूज दिख रहा है इसमें कुछ? क्या दिख रहा है? हाँ, ये देखो, ये डैम, इसका मल्टीपल यूज दिख रहा है। डैम देखो, पानी को, वाटर को स्टोर कर रहा है, फ्लड को कंट्रोल कर रहा है, टूरिज्म आ रहा है यहाँ पर, फिशरीज डेवलप हो रही है, मछलियाँ होंगी तो मछली पकड़ेंगे लोग, एनवायरमेंट, हमने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर लिया। देन ग्राउंड वाटर, अब ये पानी यहाँ पर इतना सारा रुका हुआ है तो ग्राउंड वाटर भी तो बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो जाएगी यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यहाँ से कैनाल के थ्रू पानी भेज देंगे खेतों में तो इरिगेशन भी हो जाएगा। समझ में आया? एक डैम से कितने फायदे हो रहे हैं? ये है अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? अब देखो, मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है हमें। अभी तक हमने ये 4 पॉइंट पढ़े जिसमें था कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हमने पढ़ा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे होना चाहिए या कैसे होता है सभी कंट्रीज में रिसोर्सेज का एलोकेशन। सो देखो, every nation tries to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources। हर एक नेशन को चाहिए कि उसकी कंट्री में स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होना चाहिए। इसके लिए हर एक कंट्री ये कोशिश करेगी कि उसका जो भी रिसोर्सेज है उसको इस तरह से एलोकेट करे कि बेस्ट पॉसिबली उसका यूज हो, बहुत अच्छी तरह से उसका यूज हो, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्स इज मेनली डन बाय 2 मेथड्स। तो 2 मेथड से रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। ये देखो ना, मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम, है ना। इसमें तुम लोग सोचोगे फिर ये तीसरा कहां से आ गया? ये मिक्स्ड सिस्टम, ये तीसरा सिस्टम है नहीं, बट इसको बाद में बना दिया गया। बेसिकली स्टार्टिंग में 2 ही सिस्टम थे, मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम। तो पहला देखो, मार्केट सिस्टम क्या होता है। नेशंस लाइक अमेरिका, जापान एक्सेट्रा, यहाँ पर इन कंट्रीज में ये मार्केट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ये पूछेंगे जब भी ये मार्केट सिस्टम आए तो ये लिखना पड़ेगा ये सारी लाइन कि कौन कौन सी कंट्री में इसको फॉलो किया जाता है। तो अमेरिका, जापान और इन कंट्रीज में इसको फॉलो करते हैं। अमेरिका ने, जापान ने इस सिस्टम को फॉलो करके बहुत तेजी से अपने इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, बहुत फास्टर डेवलपमेंट इस मेथड की मदद से। मार्केट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये इसका दूसरा नाम है। In this method, the presence of resource allocation is done on the basis of profit scope।
Market is completely free. Government does not have any specific economic policy, does not play any role. ये जो सिस्टम है ना, मार्केट सिस्टम, इसमें होता ये है कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है इस देश में, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी कि कौन से प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। ना ही गवर्नमेंट कोई बिजनेस संभालेगी। जो भी काम होगा वो सब प्राइवेट होगा। A to Z सारी चीज़ें प्राइवेट होगी। जैसे इंडिया में रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में, इंडिया में आर्मी गवर्नमेंट के हाथ में, स्पेस, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस है पूरा, स्पेस से रिलेटेड जो भी काम करना है, ये भी सब गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन ये जो अमेरिका है और ये जो कंट्री है जहाँ पर कैपिटलिज्म फॉलो होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में हाथ नहीं डालती। गवर्नमेंट का काम सिर्फ देश को संभालना है, बिजनेस करना नहीं है। ना गवर्नमेंट रेलवे चलाएगी, ना बस चलाएगी, ना हॉस्पिटल चलाएगी, ना स्कूल खोलेगी, ना आर्मी होगी गवर्नमेंट की, कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट। आया समझ में? तो BSNL का एक ऑफिस है फॉर एग्जांपल, और एक ऑफिस है एयरटेल का, और तुम दोनों ऑफिस में गए, तुम्हें सिम लेनी है, पोस्टपेड की सिम लेनी है, तो ऑफिस में जाना पड़ेगा बात करने के लिए। एक सरकारी ऑफिस है, एक प्राइवेट ऑफिस है। तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर काम ज़्यादा अच्छे से बनेगा? हाँ, प्राइवेट में ना। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? प्राइवेट में सारे एम्प्लॉयज़ बढ़िया काम कर रहे हैं, साफ सफाई है, मस्त है एकदम, और सारे काम जो भी काम करवाना है तुरंत काम होता है। प्राइवेट में सरकारी में नहीं होगा। लेकिन और ऐसे ही तुम बैंक भी देख लो, एक्सिस बैंक में चले जाओ, AC लगी होगी मस्त, साफ सुथरा होगा, सब कुछ चमचमा रहा होगा, और तुम्हारा खाते में अगर ज़्यादा पैसे भी होंगे ना, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस वहाँ पे जाके बैठ जाना है, मैनेजर खुद चल कर आएगा। बोलो सर क्या प्रॉब्लम थी, आप क्यों आए, मैं खुद ही आपके घर आ जाता हूँ। ये ऐसा भी माहौल है। ये है प्राइवेट का सिस्टम। और सरकारी में चले जाओ, SBI में चले जाओ, कभी भी जाओ, कभी भी, हमेशा सर्वर नहीं होंगे, या फिर लंच टाइम, सुबह 9 बजे ऑफिस खुली है और अंदर चले गए कि पैसे निकालने, अभी तो लंच चल रहा है। कुछ भी करते हैं। सरकारी का हाल ये है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है अगर हम काम नहीं करेंगे तो अभी हमारी सैलरी आएगी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो भी हमें को नौकरी से नहीं निकालेगा, है ना। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी भी कट सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। प्राइवेट में जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, किसी ने बैंक खोली होगी, किसी ने स्कूल खोला होगा, किसी ने हॉस्पिटल खोला होगा, वो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, और वो चाहेंगे कि मेरे जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसका बेस्ट निकल के आना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो मार्केट सिस्टम है ना, मार्केट सिस्टम में क्योंकि सब कुछ प्राइवेट है, तो हर चीज़ का, हर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। Thus competition controls the whole market like an invisible hand। अभी देखो, इनविजिबल हैंड और फ्री इकोनॉमी, ये दो नाम याद रख लेना, ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, कैपिटलिस्ट सिस्टम से रिलेटेड है। इनविजिबल हैंड क्या होता है, फ्री इकोनॉमी क्या होता है, अभी समझाऊंगा। चलो अभी समझा देता हूँ, सुनो उसको। इनविजिबल हैंड, इसमें देखो वर्ड लिखा है इनविजिबल हैंड, ढूंढो जरा, लिखा है ना, क्या होगा इसका मतलब इनविजिबल हैंड? व्हाट इज इनविजिबल हैंड? व्हाट इज इनविजिबल? हाँ, और हैंड, हाथ, ऐसा हाथ जो दिख ही नहीं रहा, तो है ही नहीं फिर तो। इसमें बोला ये जा रहा है कि इस मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, हमने देख लिया। तो कौन कंट्रोल कर रहा है इस मार्केट को? इस मार्केट को कंट्रोल करता है कंपटीशन। कौन कंट्रोल करता है? ये एग्जांपल, लेट से एक गन्ने का जूस वाला है, ठीक है, ये उतना हरिनगर 2 में एक गन्ने का जूस वाले ने गन्ने का जूस खोला, दुकान खोली। पूरे उतना में कोई है ही नहीं जूस वाला, सिर्फ वो एक लौता ही है, अज्यूम करना है बस, ठीक है। पूरे उदना में कोई भी गन्ने का जूस वाला नहीं है, वो एक लौता है बस। और वो दे रहा है एक गिलास जूस 50 रुपए का। इसका नाम है ए। कितने का दे रहा है ये ए? 50 रुपए का एक गिलास जूस। महंगा है ना, बहुत महंगा है।
लेकिन फिर भी लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, क्योंकि एक ही है और कोई है ही नहीं, बेचने वाला कोई भी नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना कि बेचने वाला एक ही है, सेलर एक ही है, किसी भी प्रोडक्ट का एक सेलर है, इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, मोनोपोली बोलते हैं। अब मान लो कि ये जो ए है, ए का 50 रुपए में ग्लास बिक रहा है और क्वालिटी इसकी एकदम घटिया है, -5 दे दो, और घटिया क्वालिटी 50 रुपए। अब इसने देखा, क्या नाम है तुम्हारा, भव्या नाम है, जरी वाला। भव्या ने देखा कि यार ये 50 रुपए का ग्लास बेच रहा है, ओके, और सब लोग खरीद भी रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने जरी का काम बंद कर देता हूँ और मैं ये गन्ने के जूस में जाता हूँ। तो ये बी, भव्या भी आ गया। भव्या ने देखा 50 रुपए का ग्लास ये दे रहा है, बहुत भीड़ लग रही है, कोई है भी नहीं, मैं काम करता हूँ कि मैं 40 रुपए का बेचूंगा। कितने का, इसने अपनी रेट को क्या किया, कम कर दिया, कम कर दिया ना इसने रेट को, और क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया इसने, है ना। तो मैं क्वालिटी को -2 रखूंगा, इसने -5, मैं -2, 40 रुपए का। तुम्हें क्या लगता है कि कौन, कहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगेगी अभी, बी वाले पे। एक और आया सी, सी सी आया, सी ने बोला यार ये 40 रुपए का बेच रहा है, 50 रुपए का बेच रहा है, दोनों के यहाँ से लोग खरीद रहे हैं, मैं गिलास को कर दूंगा 30 रुपए का और क्वालिटी रखूंगा 0। ये माइनस में थे, मैं 0 रखूंगा, मतलब जैसा है वैसा दूंगा। फिर आया डी, डी ने बोला कि मैं तो 20 रुपए में बेचूंगा और क्वालिटी को रख दूंगा 2 पर, अच्छी क्वालिटी। किसका सबसे ज्यादा बिकने वाला चारों में से, किसका, डी का सबसे ज्यादा बिकेगा। ये इनविजिबल हैंड है, क्योंकि ये चारों लोग जो हैं ये रेट अपनी 20 करने वाले हैं। क्यों करेंगे 20 बताओ, क्या, क्योंकि अगर 20 नहीं किया तो फिर जो 20 में दे रहा है सब उसी के पास जाएंगे, और वो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है ना। तो ये लोग अपनी क्वालिटी को भी बराबर करेंगे और पैसे को भी कम करेंगे। और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, वो 50 में भी तो बेच सकते थे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने रेट को बहुत कम कर दिया और कम रेट में बेच दिया। आया समझ में। और इसको बोलते हैं कंपटीशन। क्या बोलते हैं, कंपटीशन। तो ये मार्केट सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपटीशन कंट्रोल कर रहा है। और वो जो इनविजिबल हैंड है ना, वो इनविजिबल हैंड कंपटीशन है, समझ गया। मुझे एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने जो डी था, इसने 20 रुपए अपनी मर्जी से रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि बाकी लोग 30 में दे रहे थे और इसको अपनी सेलिंग को बढ़ाना था, ठीक है, सेल को बढ़ाना था। इसने 50 रुपए अपनी मर्जी से रखा था, अपनी मर्जी से नहीं रखा था, इसने ये देख कर रखा था कि कोई और बेचने वाला नहीं है, तो इसलिए अब मैं 50 में ही बेचूंगा तो मेरा चलेगा। कंपटीशन नहीं था इसलिए इसने 50 में बेचा, और कंपटीशन जब हुआ तो उसने रेट को कम कर दिया। समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस डी को 50 रुपए में बेचना है, कैसे बेचेगा। अब ये डी सोच रहा है कि नहीं यार 20 रुपए में तो मैंने बेच लिया, धंधा बराबर चल रहा है, 4 लोग और भी हैं बेचने वाले, मैं चाहता हूं कि मैं 50 रुपए में बेचूं और पूरा धंधा मैं ही करूं, यहाँ पर कोई और करे ही ना। कैसे हो पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा, क्वालिटी और बढ़ा देगा, फिर 50 रुपए में बेच सकता है, ओके। और तुम लोग गुजराती हो यार, बिजनेसमैन की फैमिली से आते हो तुम लोग, तुम्हारे डीएनए में बिजनेस है, तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे दूसरे का धंधा चौपट करें। हाँ, वेरी गुड, खरीद लेंगे, क्या खरीदेंगे, ये सब की लारी खरीद लेंगे, ये एक अच्छा आइडिया है, ये एक अच्छा आइडिया है। चलो मैं बताता हूँ, ये जो सेम है ना सिनेरियो, ये 20 रुपए का जो जूस है, इसको वापस 50 पे लेकर आना है और कोई और बेचने वाला ना हो, मैं ही सिर्फ बेचने वाला हूँ, ऐसी मोनोपोली करनी है इस डी को। ऐसी मोनोपोली हुई है इंडिया में, रियल एग्जांपल से बताता हूँ, और वो करने वाला भी गुजराती ही था। तो देखो, ये पता क्या करेगा, ये 20 रुपए में ग्लास बेच रहा है ना, इसको कर देगा 5 रुपए में और कम। जब ये 5 रुपए में बेचेगा
तो फिर क्या बाकियों का धंधा चल पाएगा? बाकियों को और कम में करना पड़ेगा, और इतने कम में तो इसकी लागत भी नहीं निकलेगी, जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो भी नहीं निकल पाएगी। फिर ये नुकसान में बेच रहा है, लेकिन ये नुकसान में बेचेगा। अगर इसके पास पैसा है अच्छा खासा तो ये नुकसान में भी बेचेगा। और क्यों बेचेगा नुकसान में? क्योंकि ये चाहता है कि ये नुकसान में एक समय तक झेलूं और ये लोग ना झेल पाए, और ये लोग क्या करेंगे, फिर अपना बिजनेस को बंद कर देंगे। जब ये लोग बिजनेस को अपना बंद करेंगे तो फिर कौन बचा रह जाएगा? फिर डी। और इसको क्या बोलेंगे फिर? और फिर एक क्या रेट अपने डिसाइड कर देगा? समझ में आया? अब जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था ना, वो है अपने मुकेश अंबानी। इंडिया में 2016 या 18 से पहले बहुत सारी सिम हुआ करती थी, एयरसेल, एयरटेल, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल, रिलायंस, एयरटेल और भी बहुत सारी, इतनी मतलब लगभग 8 से 10 अलग अलग तरह की सिम कार्ड हुआ करती थी जो टेलीफोन सर्विसेज दे रहे हैं। फिर मुकेश अंबानी आए जियो लेकर, और उन्होंने 2 साल तक फ्री कर दिया। अब लोग सोच रहे हैं फ्री में नेट मिल रहा है, फ्री में कॉलिंग अनलिमिटेड, वो भी कितना भी चलाओ, अनलिमिटेड नेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, वो भी फ्री में। और उससे जब वो जियो लेकर आया था, उससे ठीक एक दिन पहले तक पता क्या हो रहा था? 1 GB नेट 100 रुपये का मिल रहा है, वो भी महीने भर चलाना है। और एकदम से कोई बंदा आया जिसने बोला कि 1 GB छोड़ो, तुम 1000 GB चलाओ और फ्री में चलाओ और 2 साल तक चलाओ। कोई रिचार्ज करेगा? सबके धंधे चौपट हो गए, सब बंद हो गया। सिर्फ एक जो पैसे वाला था वो बचा, एयरटेल के पास पैसा था अच्छा खासा, एक बहुत बड़ा मार्केट था उसके पास, तो वो बचा रह गया। और जियो ने पूरा मार्केट क्रैश कर दिया, खत्म कर दिया, और पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। लास्ट में बचा एयरटेल और लास्ट में बचा जियो, और फिर जियो ने अपनी रेट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करी, और आज देखो 350 पर पहुंचा दिया है 1 महीने के रिचार्ज में। अभी ये क्लियर हो गया ना पूरा, कंपटीशन किसको बोलते हैं, मोनोपोली किसको बोलते हैं। अब मार्केट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है वो देखो, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर बेनिफिट्स और फिर लिमिटेशंस। तो फीचर क्या है इसका? जो भी ओनरशिप होगी रिसोर्सेज की, वो ओनरशिप सरकारी होगी या प्राइवेट होगी? प्राइवेट होगी, क्योंकि रिसोर्सेज जो जहां भी यूज हो रहे हैं वो रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हाथों में होंगे, एक किसी व्यक्ति के या किसी कंपनी के हाथों में होंगे। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करके कंपनी नहीं खोलेगी या किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो ओनरशिप है या तो किसी इंडिविजुअल के हाथ में या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति के या कंपनी के हाथ में। अब देखो, ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है? ये जो मार्केट सिस्टम है ना, यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस ओपन करना है या कोई भी प्रोडक्शन हाउस ओपन करना है, तो वो इस चीज को ध्यान में रख के नहीं किया जाएगा कि जनता का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इस चीज को ध्यान में रख के किया जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट से उधना का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। उधना में बच्चे बहुत हैं, और उधना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मजदूर भी बहुत हैं, बच्चे भी बहुत हैं, मजदूर भी बहुत हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें चल सकती है, स्कूल चल सकता है और एल्कोहल चल सकता है। मजदूर बहुत है ना, एल्कोहल भी चल सकता है। एक बिजनेसमैन आया, उसके पास बहुत पैसा है, अब वो दिमाग लगा रहा है कि मैं स्कूल खोलूं या फिर एल्कोहल की शॉप खोलूं, वाइन शॉप खोलूं। वो ये दिमाग लगाएगा कि यार स्कूल खोलूंगा तो ये तो मजदूर है, क्या पता बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हुए नहीं हुए, क्या पता उतनी फीस दे पाए या नहीं दे पाए, क्या पता मेरे जो लागत मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, जो मैंने रिसोर्सेज खर्च किए हैं, उसका रिटर्न मुझे मिला नहीं मिला। एल्कोहल खोलूंगा तो काम खत्म होते ही सब लोग सीधे यही आएंगे पीने के लिए। तो वो इस बात को ध्यान में रखेगा कि मेरा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, और जहां प्रॉफिट होगा वहीं पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, वहीं पर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। तो जब रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है मार्केट सिस्टम में, तो क्या चीजें सेंटर में रहती है? प्रॉफिट अगर हो रहा होगा तो ही रिसोर्सेज वहां पर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब इसमें कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। अभी हमने गन्ने का जूस वाला एग्जांपल देखा था, क्योंकि ये मार्केट सिस्टम है, अगर एक बिजनेस चल पड़ा तो बहुत सारे और भी लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे तो फिर कंज्यूमर हैं जो खरीदने वाले हैं उनको मल्टीपल चॉइस मिलेगी, बहुत सारी चॉइस मिलेगी, इससे ले लो, उससे ले लो, किसी और से ले लो, है ना। क्या इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है? नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होगा? बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इकोनॉमिक डिसीजंस किसके हिसाब से लिए जाएंगे?
प्राइस मैकेनिज्म, मतलब ये कि जो भी कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, वो इस तरह से डिसाइड करेगी कि उस प्रोडक्ट का या उस कंपनी की अभी मार्केट में क्या वैल्यू है या प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। जैसे वो हमने जूस का एग्जांपल देखा, किसी ने 50 रुपये प्राइस रखी थी, तो वो ये देख के रखा था कि मैं अकेला अकेला ही बेचने वाला हूँ, तो ये उसका डिसीजन था। तो ये डिसीजन उसका इसलिए नहीं था कि वो चाहता था बेचना, इसलिए था कि वो माहौल उसको मिला, वो इनविजिबल हैंड उसको दिख रहा था। किसी ने 20 रुपये प्राइस रखा, तो इसलिए नहीं कि वो चाहता था कि मेरा नुकसान हो, नहीं, उसको दिख रहा है कि मैं 20 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच पाऊंगा, है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रख के इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पर। अब है इसमें बेनिफिट्स देखो, इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम रहती है, लोगों के पास आज़ादी रहती है कि उन्हें बिजनेस करना है कि नहीं करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है। किसी को शराब की दुकान खोलनी है, जुए की दुकान खोलनी है, खोल सकता है। किसी को डोनेशन देके मंदिर खोलना है, खोल सकता है। किसी को स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, खोल सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी बिजनेस पर। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज, तो ये हमने पढ़ लिया था कि जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो बेस्ट यूज होंगे, उसका वेस्ट नहीं होने वाला रिसोर्सेज, है ना। अगर तुमने ये पिया तो होगा ही गन्ने का जूस, है ना, उसमें तुमने जूस वाले को देखा होगा कितनी बाहर डालता है वो गन्ना उसमें, जब तक कि एक बूंद उसमें बचा नहीं रहा तब तक वो डालती रहता है। इसको बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब वो गन्ना क्योंकि उसने खरीदा है, अगर सरकारी होता तो एक दो बार डाल के छोड़ देता, मुझे क्या करना है, सरकार दे रही है चलने दो। अगर ऐसा सोचो ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी फ्री हो जाए तो क्या हम लोग स्विच ऑफ करेंगे घर में? क्या हम लोग जो दिमाग लगाते हैं कि भाई 1 घंटा ऐसे चला लो, कूलिंग हो जाए फिर बंद कर देंगे, क्या ये दिमाग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो ये होता है, जब चीज़ें प्राइवेट होती है ना तो उसका बेस्ट यूज होता है, अदरवाइज वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। अबेंडेंट प्रोडक्शन में भी डन, तो जो मार्केट सिस्टम है ना, यहाँ पर कभी भी प्रोडक्शन की कमी नहीं आती। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा जितनी डिमांड भी नहीं है, फिर उसको बेचना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? न्यू एक्सप्लोरेशंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, ये ध्यान दो। इसमें जो मार्केट सिस्टम है ना, इसमें एक्सप्लोरेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत होता है यहाँ पर, इन्वेंशंस बहुत होती है यहाँ पर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जितना भी है वो सब प्राइवेट लोगों के हाथ में, और प्राइवेट लोगों को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? या तो दाम बढ़ा दो, दाम बढ़ा देंगे तो फिर बाकी लोग दाम कम कर देंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है, जो अपनी लागत आ रही है, जो कॉस्टिंग आ रही है, उसको कम कर दो, है ना। 40 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसको 50 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसको 60 में बेच सकते हैं, एक ही ऑप्शन हो गया। या फिर 50 में बेचो लेकिन उसमें जो कॉस्टिंग आ रही है 40 रुपये की, उसको कम हो जाए और 30 में आ जाए वो, तो ऐसे भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो एक्सप्लोरेशन होता है ना, ये कॉस्टिंग को कम करने के लिए होता है आमतौर पर। समझ में आया? जो बिजनेसमैन होंगे ना, वो अपना पैसा जो उन्होंने कमाया है उसको खर्च करेंगे, साइंटिस्ट बिठाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और बोलेंगे कि आप लोग इन्वेंशंस करो, ऐसी इन्वेंशंस करो जो मेरे बिजनेस में फायदेमंद हो, जिससे मैं और पैसा कमा पाऊं और मेरी कॉस्टिंग कम आ जाए। आया समझ में? एक एग्जांपल बताता हूँ पेप्सी का। पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी चिप्स बनाती है, लेज के चिप्स पेप्सी कंपनी बनाती है। तो उनमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आलू है ये लोग किसानों से खरीद रहे थे, इंडिया में किसानों से खरीद रहे थे आलू, उस आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा था। स्टार्च होता है जो उसका चिपचिपापन होता है ना आलू का, वो उसको बोलते हैं। तो उसको सूखने में काफ़ी समय लगता था, और जब तक आलू प्रॉपरली सूखेंगे नहीं, जो कटे हुए पीसेस सूखेंगे नहीं, अच्छे से वो चिप्स नहीं बन पाएंगे। तो देखो पेप्सी कंपनी ने एक इन्वेंशन किया। क्या इन्वेंशन किया? कि इन्होंने एक ऐसा सीड बनाया, उस सीड की मदद से अगर आलू उगाएंगे तो वो आलू में स्टार्च बहुत कम होगा, और वो आलू नॉर्मली अगर कोई आलू 1 दिन लगाते हैं सूखने के लिए तो वो कुछ घंटों में सूख जाएंगे, कुछ घंटों में। ऐसा इन्वेंशन करा, और इससे इनका प्रोडक्शन बहुत तेज हो गया। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदा क्यों हुआ? एक्सप्लोरेशन की वजह से। और एक्सप्लोरेशन क्यों हुआ? फायदे की वजह से, है ना। फिर इनका नुकसान होने लग गया। किसानों ने फिर वो आलू बचा लिए और बोला कि अब से हम वो बीज ही नहीं खरीदेंगे, उसी आलू से खेती कर लेंगे। तो उस कंपनी का नुकसान होने लग गया जो ये बीज बना रही थी। फिर उसने वापस से एक्सप्लोरेशन किया। क्या किया? बीज में जो आलू थे उस आलू में डीएनए में चेंजेस कर दिए, और डीएनए में ऐसे चेंजेस करे कि अब अगर उस बीज से आलू उगाएंगे
तो बस एक बार ही आलू उगेगा, और उस आलू से दोबारा अगर उगाना चाहो तो उगेगा ही नहीं। सोचो, इस लेवल पे मामला पहुंचा दिया, जिससे कि किसानों को वो बीज खरीदना पड़े पैसे देकर। समझ में आया? तो प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर डिस्कवरीज, इन्वेंशंस बहुत होती है। देन क्वालिटी, चीजों की क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव होती है। और इंप्रूव क्यों होती है? क्योंकि कंपटीशन। और जूस वाला एग्जांपल देखा हमने, -5 थी क्वालिटी, धीरे धीरे 2 पर आ गई, +2 पर आ गई। इसके लिमिटेशंस देखो, क्योंकि प्रॉफिट को ध्यान में रख के प्रोडक्शन होता है, तो जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो बहुत जरूरी चीजें, बेसिक थिंग्स हैं, वो इग्नोर हो जाती हैं, और लग्जरियस चीजें जिसकी डिमांड ज्यादा है, जो महंगी चीजें जिस पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, वो प्रोडक्शन पहले होगा। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि वो चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही जिसकी जरूरत है लोगों को, जो वांट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी, तो क्योंकि लैक ऑफ पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है ना, तो इसमें रिसोर्सेज का मिसयूज होता है। रिसोर्सेज का मिसयूज कैसे? अभी तो हम पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है, अब बोल रहे हैं मिसयूज होता है। मिसयूज ऐसे होता है कि अगर, अभी इसका भी एग्जांपल देखो, हैदराबाद में एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन को चाहिए था एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना था, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना था। तो उसने हैदराबाद में गवर्नमेंट से परमिशन लेके एक जमीन खरीद ली, और वो जमीन नॉर्मल जमीन नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, और बहुत मल्टीपल तरह के पेड़ लगे हुए थे, और बहुत घना जंगल था। उस बिजनेसमैन ने कॉन्ट्रैक्ट पे वो जमीन लेने की कोशिश करी, और उस पर बुलडोजर चलवा दिया। उसकी प्लानिंग ये थी कि पूरा जंगल साफ करके यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तुम्हारे हिसाब से क्या ये रिसोर्सेज का अच्छा यूज है? सही यूज है? नहीं है ना। उससे जानवर मारे जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी अगर पेड़ कट जाएंगे तो, और सॉइल इरोजन भी होगा, और प्लस और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये होता है कैपिटलिज्म में। गवर्नमेंट का अगर उसमें रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसको रोकने वाली नहीं होती, तो हो सकता है कि वो बिजनेसमैन सच में वो जमीन को एक्वायर कर लेता और पूरे जंगल को साफ कर देता। लेकिन लोगों ने, गवर्नमेंट ने तो परमिशन दे दी थी, लोगों ने, जो वहां पर बाजू में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे कॉलेज के बच्चों ने बुलडोजर के सामने आके बैठ गए और प्रोटेस्ट करने लग गए कि हम यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उन्होंने 2 दिन तक बुलडोजर को रोक के रखा, और फिर मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा। समझ में आया? इसलिए गवर्नमेंट का रोल होना बहुत जरूरी है। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। तो जिस लोगों के पास पैसा है वो बिजनेस में डालेंगे पैसा, उससे और पैसा कमाएंगे, तो जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएंगे, और इससे होती है इनकम इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। और 5वां नेगेटिव है इसका, फियर ऑफ मोनोपोली। मतलब ये कि इसमें मोनोपोली होने की फियर है। जैसे हमने देखा था ना कि एक 20 रुपए वाला जो जूस बेच रहा था, वो उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली, और कहां पर आ गया वापस? 50 पे। तो इस तरह से मोनोपोली एक्वायर करने का खतरा रहता है कहां पर? कैपिटलिज्म में। ये देखो कैपिटलिज्म, यहाँ पर जो सबसे टॉप पे बैठा है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो मौज काट रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो उसके नीचे कुछ 5 लोग उसने रखे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, वो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, पूरी कंपनी को संभाल रहे हैं इसके लिए। इसका सिर्फ पैसा लगा हुआ और कुछ नहीं है। अब ये 4 लोग फिर इनसे काम करवाएंगे, और इसके नीचे जो पिस रहे होंगे ना, वो ये है, सबसे कम पैसा इनको मिलता है। और ये है इनकम इनइक्वालिटी, कि एक बंदा इतना सारा रख के बैठा है और ये लोग इतने कम में गुजारा करेंगे। समझ में आया? देखो यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, फीचर्स। अब ये है सोशलिस्ट सिस्टम, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो अभी मार्केट सिस्टम हम कल पढ़ रहे थे, पूरा हो गया था? पूरा हो गया था। फीचर्स और बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, है ना। अब हमें मार्केट सिस्टम के आगे पढ़ना है सोशलिस्ट सिस्टम। ये दूसरा सिस्टम है, कैसे हम कोई भी कंट्री अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, उसमें ये दूसरा मेथड है। एक मेथड जो हमने पहले पढ़ लिया मार्केट सिस्टम, ये दूसरा मेथड है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस एंड फेलियर्स ऑफ मार्केट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम कैसे बना, ये मेथड कैसे डेवलप हुआ? ये मेथड डेवलप हुआ क्योंकि जो मार्केट सिस्टम है वो एक समय पर आके फेल हो गया था। मार्केट सिस्टम का फेलियर लोगों को दिखने लगा था
और इसकी वजह से अब लोगों को ये समझ में आ रहा था, गवर्नमेंट्स को ये समझ में आ रहा था कि मार्केट सिस्टम के अलावा एक दूसरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और इसका फेलियर कब और कहाँ दिखा? लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्रेट डिप्रेशन। कुछ याद है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि बेसिकली अमेरिका में शेयर मार्केट, पूरा जो सिस्टम है शेयर मार्केट का, पूरा क्रैश हो गया था। 1929 की बात है ये। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और एक समय पर आके ऐसा हुआ कि जो अमेरिका का जो पूरा शेयर मार्केट है वो एकदम क्रैश कर गया, जिसको वॉल स्ट्रीट बोला जाता है। और अमेरिका के शेयर मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की और गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट था। तो जब शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को, लोगों को, इन्वेस्टर्स को बहुत हैवी लॉसेस हुए, बहुत हैवी नुकसान हुआ। और जिसके वजह से अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में लोगों की जॉब जाने लग गई, लोगों के धंधे बंद होने लग गए, हैवी लॉसेस होने लग गए, भूखमरी, बेरोजगारी, इस तरह की समस्याएं निकल कर आने लगी। ये था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। हाँ, ग्लोबल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, ग्लोबल डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, अलग अलग नाम है इसके। सो ये लगभग 10 साल तक चला था, 5-7 साल तक चला था, और उसके बाद में 10 साल लग गए इसको दोबारा से रिकवर होने में। बहुत लंबा चला था सिलसिला। और उसी फेलियर की वजह से ये सोशलिस्ट सिस्टम, एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि उसके उस समय के बाद जो भी कंट्रीज अब आज़ाद हो रही थी, उनको एक सिस्टम चाहिए था अपनी कंट्री में कि हम कौन सा सिस्टम फॉलो करें। तो तब तक तो एक ही सिस्टम था, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम, लेकिन वो भी फेल होता हुआ दिख गया था लोगों को। तो अब लोगों ने सोशलिस्ट सिस्टम डेवलप किया। ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है ये कैपिटलिज्म के जस्ट अपोजिट है, एकदम अपोजिट, सारे पॉइंट्स में एकदम अपोजिट। नेगेटिव्स में भी अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव में भी उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे? देखो, फर्स्ट लाइन ही देख लो, सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस एंड फेलियर्स ऑफ मार्केट सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट में वही बोला है, सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेट होता है क्योंकि मार्केट सिस्टम में कुछ कमियां थी और उसका कुछ फेलियर्स थे, और इसके वजह से सिस्टम डेवलप हुआ। Countries like Russia, China have achieved fast economic progress by adopting the system. तो जो रशिया, चाइना, ये दो कंट्री, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया, सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो किया, और बहुत तेजी से वो भी डेवलप हुए। यूएसए ने और जापान ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करके वो तेजी से डेवलप कर गए, ये भी डेवलप कर गए, दोनों ही डेवलप हुआ, दोनों ही सिस्टम बेस्ट निकल कर आया। लेकिन दोनों की अपनी अपनी कमियां थी। देखो क्या, socialist system is quite opposite to the market system. In the socialist system all economic activities are taken by the state machinery. तो बोला ये जा रहा है कि एक तो सोशलिस्ट सिस्टम एकदम अपोजिट है मार्केट सिस्टम के, और दूसरा इसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो सब कौन करेगा? स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी का मतलब है, स्टेट का मतलब होता है देश या गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वही प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर हर चीज, प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं होगा कुछ भी। स्टेट ओन्स ऑल, देखो क्या बोला, ऑल, स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जमीन, कैपिटल, मशीनरी, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सब कुछ A to Z सब स्टेट ओन्ड होगा, गवर्नमेंट ओन्ड होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा। इन द सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज्ड बाय, इस सिस्टम को, इस पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को कौन मैनेज करता है? स्टेट मैनेज करता है, मतलब गवर्नमेंट मैनेज करती है। ऑल द डिसीजंस परटेनिंग टू प्रोडक्शन, जितने भी डिसीजन लेना है किससे रिलेटेड, कि कितना प्रोडक्शन होने वाला, कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे ये कौन लेगा यहाँ पर? स्टेट, गवर्नमेंट, है ना। और ये सारे डिसीजन कैपिटलिस्ट सिस्टम में जब लेते थे तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के लिया जाता था? किसको सेंटर में रख के? प्रॉफिट को। यहाँ पर किस चीज़ को सेंटर में रखेंगे? लॉस। मतलब यहाँ पर ये सोचेंगे कि किसमें लॉस होगा वहीं पे पैसा डालो, ऐसा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपोजिट, तो इसका मतलब एकदम अपोजिट मत कर दो भाई। लॉस। तुम बिजनेस मत करना कभी। पापा से बोलोगे पापा 2 लाख रुपए दे दो, बिजनेस डालना है, पापा बोलेंगे क्या बिजनेस है? सोच रहा हूँ कुछ ऐसा बिजनेस देख रहा हूँ कि जिसमें लॉस हो। चलो कोई बात नहीं भाई,
जोक सपाट सपाट जोक था ये। इसमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है? इसमें ध्यान में रखना है रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखना है। अब फिर से वो वाला एग्जाम्पल लेकर आओ जो मैंने तुम्हें कल एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पर एक बिजनेसमैन है और वो उसके सामने दो ऑप्शन है भाई, कि वो एक मजदूर वाला एरिया है पूरा, वहाँ पर स्कूल भी खोल सकता है और वहाँ पर अल्कोहल यानी वाइन शॉप भी खोल सकता है। लेकिन उसको ये दिखा कि वाइन शॉप में प्रॉफिट ज़्यादा था, तो उसने वाइन शॉप खोली, स्कूल नहीं खोला। लेकिन ज़रूरत किसकी थी? स्कूल की। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होगा? सोशलिस्ट सिस्टम में सेम सिनेरियो, वाइन शॉप भी खुल सकती है, स्कूल भी खुल सकता है, प्रॉफिट स्कूल में, प्रॉफिट वाइन शॉप में ज़्यादा है, लेकिन वो लोग वो नहीं खोलेंगे। सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है स्कूल, तो स्कूल खोलेंगे। समझ में आया? गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगी, और किस चीज़ को ध्यान में रख के कि सोसाइटी की ज़रूरत क्या है। सोसाइटी की ज़रूरत ये है कि लोग साइकिल से ऑफिस जाएं, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा, तो साइकिल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर ये कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा और उनको ये दिखेगा कि नहीं साइकिल में प्रॉफिट कम है, बाइक में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो बाइक का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, भले ही लोगों की हेल्थ खराब हो जाए, भले ही पेट्रोल लगे, भले ही पॉल्यूशन फैले, कोई मतलब नहीं है, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। समझ में आया? अगला पॉइंट देखो, इन द सोशलिस्ट सिस्टम रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। इसमें सेंटर में क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब समाज की भलाई, समाज का हित। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज देयर प्राइसेस आर, इसमें ये बोला गया है जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका जो भी प्राइसेस है वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगा। और कैपिटलिस्ट सिस्टम में कौन डिसाइड कर रहा था? बताओ। यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका प्राइस कितना होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, सोशलिस्ट सिस्टम में। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कौन डिसाइड कर रहा था? जो उसका मालिक होगा। गलत। जो उसको बेचने वाला डिसाइड करेगा। कैसे? बेचने वाला चाहता है कि मैं 10 रुपए का जो नारियल का तेल आता है सर पे लगाते हैं उसको मैं 100 रुपए में बेचूं, तो इनविजिबल हैंड, कंपटीशन। कंपटीशन डिसाइड करता है मार्केट सिस्टम में कि प्राइस किस प्रोडक्ट का कितना होने वाला है। एक व्यक्ति तो चाहेगा कि मैं अपना 10 रुपए का प्रोडक्ट 500 में बेच दूं, लेकिन क्या वो 500 रेट रखेगा और बेच जाएगा सामान? नहीं बिकेगा ना। उसको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मार्केट में मोनोपोली है, कोई भी नहीं उस प्रोडक्ट को बेचने वाला, तो वो चाहे जितना रख सकता है। अगर और भी लोग हैं प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो उनको उसके रेट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रेट रखनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो वो जो चाह रहा है वो नहीं होगा, जो मार्केट चाह रहा है वो होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना प्रोडक्शन रखना है किसी भी चीज़ का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट वाली फैक्ट्रीज के ऊपर। जो भी प्रोडक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज करने वाली है। फार्मिंग भी, फार्मिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय द स्टेट। मतलब ये कि जैसे हमारे यहाँ पे कैसे है कि हर एक व्यक्ति के पास ज़मीन होती है अपनी खुद की, कि किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास कितनी एकड़ ज़मीन है, किसी के पास कितनी है, और फिर उस पर खेती कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पर ज़मीन भी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट की खुद की ज़मीन है, किसी एक व्यक्ति की ज़मीन नहीं है। और वहाँ पर गवर्नमेंट सबको ज़मीनें अलाउड करती है कि भाई अभी इतने समय के लिए तुम ये ज़मीन रख लो और इस पर खेती करो, तुम्हारे नाम पर नहीं है ज़मीन, तुम्हें यहाँ पर खेती करनी है, अपना लेबर देना है। समझ में आया? इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी ओन नहीं कर सकता, कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम। तो जो लेबर है, लेबर को जो सैलरी मिलती है वो उनके काम के मुताबिक उनको सैलरी मिलती है, जैसा उनका काम होगा वैसे उनको सैलरी होगी ये सिस्टम में। और सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी सैलरी, स्टेट देगा। सारे सिस्टम समझ में आया? सोशलिस्ट सिस्टम। अब देखो फीचर्स, यहाँ पे रिसोर्सेस किसके हाथ में है? ओन्ड के हाथ में, स्टेट के हाथ में। और जितने भी डिसीजन है कौन लेगा? स्टेट। रेदर देन प्रॉफिट किसको ध्यान में रखा जाता है? सोशल वेलफेयर को। लेबर्स को वेजेस देते हैं किसके हिसाब से? उनका जो भी वर्क है उसके हिसाब से। ये हो गया फीचर्स। अब इसका पॉजिटिव देख लो। Because of production according to the requirement of the society, unimportant and luxurious items are not produced. अब तुम लोग एक एक्टिविटी करो,
एक्टिविटी ये करनी है कि मार्केट सिस्टम का लिमिटेशन निकालो, टेक्स्ट बुक में निकालो, कहां पर है मार्केट सिस्टम का लिमिटेशन, नेगेटिव निकाल दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट कोई लाउडली रीड करो। Because of increasing profit in the center of production, commodities are produced in more quantity, and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced. इसमें क्या बोला है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और जो बेसिक रिक्वायरमेंट का चीजें हैं उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, लग्जरियस आइटम्स का होगा। और उसका जो नेगेटिव है वो इसका पॉजिटिव है। क्या बोला है, अपोजिट कर दो, इसमें लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस होगा। सेकंड पॉइंट रीड करो नेगेटिव का। Because of lack of policy related to rule of scale, natural resources are wasted. ओके क्या बोला है इसमें कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना वो प्राइवेट लोगों के हाथ में लग जाते हैं और उसको अपने प्रॉफिट के लिए वेस्ट कर देते हैं वो, ऐसा बोला है इसमें। लेकिन यहाँ पर इसका एकदम उल्टा है, और वो इसका नेगेटिव था, ये इसका पॉजिटिव है। यहाँ पर सारे डिसीजंस कौन लेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टेट लेगा, और इसकी वजह से जो भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट पढ़ो। Due to lack of knowledge and ignorance about the market, consumers are exploited. तो क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं होती मार्केट की, तो उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बना देते हैं, है ना, उनको मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल के, भले ही उनको वो सामान की जरूरत नहीं होगी फिर भी जबरदस्ती चिपका देंगे। बट यहाँ पर कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं अगर लोगों को जरूरत होगी तो ही सामान प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं सामान प्रोड्यूस। अगला पॉइंट पढ़ो। Due to centralization of property and income, there is increase in disparity of income. ये इसका अगला नेगेटिव है मार्केट सिस्टम का, कि जो प्रॉपर्टी है और रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, वेल्थ है, उसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, एक जगह पे सारी वेल्थ आके इकट्ठी हो जाती है, और एक जगह पे कहाँ पर, जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी जेबों में, उनके बैंक्स में, और इससे इनकम इनइक्वालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अमीर हो जाएंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब हो जाएंगे, गैप काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। अब किसी के पास अधिकार ही नहीं है कुछ खरीदने का, कुछ परचेज करने का, है ना, कुछ अपना प्राइवेट रखने का, कुछ अपने नाम पे करवाने का, तो इनकम डिस्पैरिटी होगी ही नहीं, इनइक्वालिटी होगी ही नहीं, कोई अमीर होगा ही नहीं, कोई गरीब होगा ही नहीं। तो जो मार्केट सिस्टम है वो इंसानों को अनइक्वली अमीर गरीब कर देता है, और सोशलिस्ट सिस्टम इक्वली पुअर कर देगा सबको, सारे इक्वली पुअर है कोई भेदभाव नहीं। आगे देखो, अब निकालो मार्केट सिस्टम का पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट रीड करो। Features, बेनिफिट्स, economic freedom of individual is protected in market. तो इंडिविजुअल की एक इकोनॉमिक फ्रीडम होती है जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं वो लोग कहाँ पे, मार्केट सिस्टम है। मतलब एक व्यक्ति के पास आज़ादी रहती है कि मतलब मुझे कौन सा बिजनेस करना है कौन सा नहीं, बट यहाँ पर वो आज़ादी नहीं है। देखो ये इसका नेगेटिव है, लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन द सिस्टम, कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है भाई। कौन सा व्यक्ति लकड़ी काटने में जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कौन सा आदमी को खेतों में लगाना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, किसको फैक्ट्री में काम देना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से किसकी कितनी कितनी सैलरी बनेगी ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है भाई कि कोई सोच रहा है कि नहीं मुझे तो फैक्ट्री में नहीं जाना, मुझे पेंटर बनना है, ये सब काम करना है, नहीं, जो बोला गया वो करो। आगे Shortage of production and utilized to the greatest extent and efficient. तो जो रिसोर्सेज है मार्केट सिस्टम में, क्या पढ़ा था हमने कि मार्केट सिस्टम में रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। वेस्टेज का मतलब ऐसा कि अगर कोई रिसोर्सेज हमने यूज़ कर रहे हैं तो उसका फिर 100% यूज़ करेंगे। वो गन्ने का जूस वाला एग्जांपल, एक गन्ना डालेगा तो 10 बार निकालेगा और जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाए एकदम। प्राइवेट बैंक्स का एग्जांपल, कि प्राइवेट बैंक्स को कितना बढ़िया तरीके से करके रखते हैं, अच्छे से सर्विस देते हैं। सरकारी बैंकों में रिसोर्सेज का वेस्टेज है, सैलरी मिल रही है, काम ही नहीं हो रहा। बट वो उसका पॉजिटिव था मार्केट सिस्टम का, कि वहाँ पर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होता। यहाँ पर देखो रिसोर्सेज वेस्ट होगा ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, ये है, एज द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट। अब क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना।
गवर्नमेंट ही सैलरी दे रही है, तो लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आएगा, लोगों को एनकरेजमेंट ही नहीं मिलेगा कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दी तुमको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की। गवर्नमेंट ने कुछ लोग बिठा दिए, वो सरकारी अधिकारी है, और गवर्नमेंट ने बोला तुमको ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है और इतनी प्रोड्यूस करनी है, बात खत्म। उनको ना कुछ ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता ही नहीं है कभी, और इससे इकोनॉमी जो है ना वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, समझे। नेक्स्ट। हाँ, अबंडेंट प्रोडक्शन, ओके, अबंडेंट प्रोडक्शन भी इसी में आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले में ही, कि क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, देन एनकरेजमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, जितना चाहिए बस उतना ही प्रोडक्शन होगा, जबकि मार्केट सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद फिर वो लोग उनको बेचने की कोशिश करते हैं, हायर करते हैं कुछ लोग जो उसको प्रोडक्शन को बिचवाए। जैसे ऐसे एग्जांपल समझ लो कि कोई कपड़े की फैक्ट्री है, अब कपड़े की जो डिमांड है एक कंट्री में 10 कपड़े की डिमांड है, 10 जोड़ी कपड़ा चाहिए, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया 20 जोड़ी, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री लगाई है भाई, 10 जोड़ी कपड़ा प्रोड्यूस करके फिर फैक्ट्री बंद तो नहीं करेंगे, वो तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। अब डिमांड 10 की है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसी एड चला रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं मैनिपुलेट लोगों को, कि जिसके वजह से लोग और खरीद रहे हैं, लोगों की ज़रूरत ही नहीं है फिर भी खरीद रहे हैं। ऐसे होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को चिपकाना। आगे, ये हमने पढ़ा था, ये उसका पॉजिटिव था मार्केट सिस्टम का, कि कैसे एक एक प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि नए नए एक्सप्लोरेशंस करता है, साइंटिफिक इन्वेंशंस डिस्कवरीज करवाता है वो, जिससे कि उसका प्रोडक्शन कम, जिससे कि उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाए उसको क्या लेना देना है, किसी भी व्यक्ति को क्या लेना देना है भाई, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट देखेगी क्या करना है क्या नहीं, और गवर्नमेंट नहीं दिमाग लगाते इन सब चीज़ों में। गवर्नमेंट के जो भी प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, और जितना चाहिए उतना हो रहा है भाई, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करना, उनको प्रॉफिट नहीं कमाना, ये सब चीज़ें उनको करनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिसर्च वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाती। और है कुछ? इसमें क्वालिटी ऑफ थिंग्स का नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है देखो, क्योंकि कंप्लीट इंटरफेरेंस होता है स्टेट का, और इसके वजह से इसमें फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है। फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सरकारी अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना हायर पोस्ट पे, वो ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है उनको। तो जब गवर्नमेंट कोई भी चीज़ अलॉट करती है निचले लेवल के, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको देने के लिए, तो वो मल्टीपल लेयर से होते हुए आता है, और उस पूरे जो लेयर्स की जो प्रोसेस है उसमें घपलेबाजी बहुत होती है, करप्शन बहुत होता है, तो यहाँ पर ये करप्शन की प्रॉब्लम बहुत निकल कर आती है। लोगों को टाइम पर डिलीवरी ना पहुँचना, लोगों को टाइम पर उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस ना देना, और फिर लोगों से एक्स्ट्रा पैसे वसूल करना, बीच में जो चीज़ें उनको दी जा रही है उसमें से गायब कर देना, ये होता है फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये इसमें सिस्टम में डेवलप होगा, मतलब ये पूरी कम्युनिटी है, एक जो पूरा देश होता है, और देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपने आप को एक कम्युनिटी की तरह समझते हैं, और सब लोग मिल बांट के काम करते हैं, अपना अपने हिस्से का काम करेंगे, अपना अपना खाने के लिए ले जाएंगे। ये है कम्युनिटी सिस्टम, और इसको सोशलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। सब कुछ जो भी रिसोर्सेज है वो पूरे समाज के हैं, समाज के अंदर सेंस गवर्नमेंट के, जो ग्रुप चला रहा है, इसमें मीटिंग करके फैसले लिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, सब लोग जो सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, उनके फैसलों को, उनके थॉट प्रोसेस को कंसिडर किया जाता है फैसला लेते समय। इसमें इक्वालिटी और फेयरनेस होती है, सब लोग समान होते हैं, तो जो भी चीज़ें हो रही है वो क्लियर तरीके से दिखती है कि हाँ भाई हमने ये डिसीजन लिया है और इस वजह से लिया है, किसी को भी लूटा नहीं जाता। यहाँ पर पीपल इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, सब लोग मिलके कर रहे हैं, क्या कैसे कैसे प्लान होगा ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, और सब लोग मिलकर डिसाइड करने के बाद जो भी गुड्स निकल रहा है वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है कम्युनिटी सिस्टम। अब देखो ये है मिक्स्ड सिस्टम। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे मार्केट सिस्टम फेल हुआ और लोगों को मार्केट सिस्टम में कुछ कमियां नज़र आई, वैसे ही ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है ये भी फेल हुआ थोड़े लेवल पर, और इसमें भी लोगों को कुछ कमियां नज़र आई। इसमें लोगों को सबसे बड़ी कमी ये नज़र आई कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता था। और दूसरा, रशिया और चाइना जो ये सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, उसमें से एक रशिया वो तो एकदम कोलैप्स कर गया। 1991 में रशिया की हालत एकदम ख़राब हो गई थी,
जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहा था। और इसके बाद से जो भी कंट्री थी उन्होंने डिसाइड किया कि ना हमें कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो करना है और ना हमें इसको मार्केट सिस्टम को फॉलो करना है, हमें एक नया सिस्टम लेकर आना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा सोशलिस्ट सिस्टम का भी पॉजिटिव होगा और मार्केट सिस्टम का भी पॉजिटिव होगा। दोनों के पॉजिटिव को मिलाकर एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसको बोला गया क्या, मिक्स्ड सिस्टम। Mixed economic system attempts at removing the limitations of market system and socialist system and tries to assimilate in it good elements of both the system। तो ये बोला जा रहा है कि मिक्स्ड सिस्टम एक अटेम्प्ट था जिसमें मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों की जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं, उनको हटाकर दोनों के जो पॉजिटिव है उनको लाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। Both the sectors do not work as competitor, rather they work complementary to each other। मतलब ये कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कुछ कंपनीज, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथों में होगी और कुछ कंपनी, कुछ चीजें प्राइवेट लोगों के भी हाथ में होगी। तो प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट चीजें, गवर्नमेंट चीजें, दोनों साथ में यहाँ पर चलता है। ये है मिक्स्ड सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है, मेन बात ये है कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो कभी भी कंपटीशन की तरह वर्क नहीं करती प्राइवेट के लिए, कंपटीशन की तरह वर्क नहीं करती, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वर्क करती है, सपोर्ट करती है। नींद आ रही है क्या बहुत ज़्यादा? इतना बोरिंग है क्या लेक्चर? ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्राइवेट लोग कहाँ किस फील्ड में जाएंगे, ऐसी फील्ड में जाएंगे जहाँ पर उनको प्रॉफिट दिखेगा, और ऐसी फील्ड में नहीं जाएंगे जहां पर उनको अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, मिक्स सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसी जो भी चीज़ है जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता वहां पर गवर्नमेंट जाएगी, भले ही प्रॉफिट नहीं मिले चलेगा, लेकिन उस फील्ड में जाके कुछ कंपनीज इंस्टॉल करेगी, कुछ कंपनीज बनाएगी और धीरे धीरे एक मार्केट तैयार करेगी। जैसे ही एक मार्केट तैयार हो जाएगा उसके बाद में वो धीरे धीरे पीछे आ जाएगी और उसमें फिर मौका देगी प्राइवेट लोगों को आगे बढ़ने का। और जब प्राइवेट लोगों को देखने लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट ने एक मार्केट तैयार कर दिया है, लोग उस प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब हम जब जाएंगे तो प्रॉफिट हमें मिलेगा, तब प्राइवेट आना शुरू होता है। और जब प्राइवेट आना शुरू होगा तो गवर्नमेंट उस सेक्टर से धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। देयर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पर इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल ओनरशिप है। ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, while basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigation etc. are owned by the state। अब इसमें ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर, व्यापार, जो स्मॉल कंज्यूमर गुड्स है, जो छोटी पूरी चीजें हैं जो कंज्यूमर सीधा यूज कर सकता है, इस तरह की चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में है। ये सिस्टम है, क्यों? क्योंकि इसमें सीधा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, पहली साल से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो की सेक्टर्स हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उसमें अभी तुरंत मतलब प्रॉफिट नहीं आ सकता, ऐसी चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जैसे कि देखो डिफेंस मटेरियल, डिफेंस मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया की डिफेंस का सवाल है, इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल है, आर्मी की हथियारों का सवाल है। अगर वो प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो खतरा हो सकता है कि नहीं? वो लोग अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, हो सकता है कि घटिया क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करें, पॉसिबल है। इससे तो फिर देश पे खतरा आ जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें अपने हाथ में रखी, रेलवेज अपने हाथ में रखा। अगर मान लो कभी प्राइवेट को कुछ लॉस हुआ या फिर इतने बड़े लेवल पर रेलवे से लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो रेलवे एक की सेक्टर है, की सेक्टर, तो रेलवे किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते। देन रोड्स, इरिगेशन, ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट ओन्ड है। अब देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी स्टेट ओन्ड था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आगे बढ़ता गया, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती गई, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें लोग खरीदने लग गए, तो अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई तो लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे सामान ऐसे खरीद लिया जो बिजली पे चलेगी। तो अब ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को इसमें आने का। अब प्राइवेट लोग भी आना चाहते हैं, प्राइवेट भी इंटरेस्टेड है, प्राइवेट कंपनीज भी इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिसिटी में बिजनेस करने के लिए। जब गवर्नमेंट को ये दिखेगा कि हाँ प्राइवेट सेक्टर भी इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए गेट खोल दिए जाएंगे, ओके आओ, और धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट उससे पीछे हट जाएगा। और आज इलेक्ट्रिसिटी के मामले में और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टोरेंट है, टोरेंट गुजरात में है, सूरत में भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है टोरेंट। इन द सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। तो क्या मिक्स्ड सिस्टम में मार्केट कंप्लीटली फ्री होगा? नहीं होगा।
अगर कंप्लीटली फ्री हो गया तो फिर कौन सा सिस्टम बन जाएगा? मार्केट सिस्टम। और अगर कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट हुआ, तो कौन सा सिस्टम बनेगा? सोशलिस्ट सिस्टम। इसमें पार्शली फ्री है, पार्शली रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो फ्री है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर अलाउ नहीं है प्राइवेट लोगों को बिजनेस करना। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से चीजों को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स। In the same way, industries in the backward areas are encouraged by giving subsidy, relaxation in tax, etc. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। इस पॉइंट में क्या बोला गया है? जैसे जैसे मार्केट सिस्टम में हमने क्या देखा था कि एक बिजनेसमैन है जो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक जो तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, दूसरा एजुकेशन। लेकिन वो एजुकेशन में नहीं करेगा, वो उस नेगेटिव चीज में करेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको वहां पे प्रॉफिट दिख रहा है। और मार्केट सिस्टम अगर वो है तो गवर्नमेंट उसको नहीं रोकेगी, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट रोकेगी, और गवर्नमेंट रोकेगी लेकिन रोकने का तरीका अलग होगा। क्या होगा तरीका? गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि नहीं भाई एकदम से शट डाउन कर दो बिजनेस को, हटाओ, खत्म, हम नहीं चाहते कि ये चीजें बिके। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कौन सा सिस्टम बन जाएगा? सोशलिस्ट। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी पता है? गवर्नमेंट ऐसा करेगी, अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है कि ये कुछ 5 तरह की चीजें हैं जो सोसाइटी में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, तो गवर्नमेंट उसको बंद करने की जगह गवर्नमेंट उस पर हैवी टैक्सेस लगा देगी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी। इससे उसका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। जो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे वही खरीद पाएंगे, या फिर जो लोग उसको अफोर्ड कर भी रहे हैं तो वो लिमिटेड मात्रा में खरीद पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। गवर्नमेंट ने उस पर क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल टबैको, ये सब चीज़ें जो होती है, गैम्बलिंग, ये चीज़ों पर गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगाती है जिससे कि लोग इसको कम यूज़ करें। इसके अदर गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं मार्केट में जो होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, या सोसाइटी के लिए, या एनवायरनमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाती है। और आगे कैसे बढ़ाएगी? फिर उस पर सब्सिडी देती है। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि पेट्रोल कम खर्च हो और पॉल्यूशन कम फैले। ये अच्छी चीज़ है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ भाई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें। अगर गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि भाई आज से पेट्रोल व्हीकल बंद और आज से ही तुम्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना है और खरीदो जाके, ऐसा गवर्नमेंट बोल सकती है? मिक्स सिस्टम में नहीं बोल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोशलिस्ट सिस्टम नहीं है, मिक्स्ड है। गवर्नमेंट क्या करेगी? एंकरेज करेगी लोगों को। एंकरेज कैसे करेगी? भाई सब्सिडी दे दी, आपको 90,000 की गाड़ी पड़ रही है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपको 90,000 की पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट आपको उस पर 20,000 रुपये रिफंड कर देगी, कैशबैक। यह है सब्सिडी। तो वो गाड़ी कितने की पड़ी फिर उसको? 70,000 की। गवर्नमेंट चाहती है कि गांव में पहले के समय पर महिलाएं क्या करती थी? लकड़ियां काट काट के चूल्हे में रोटी बनाती थी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स नहीं थे। गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर भी, गांव में भी लोग एलपीजी यूज़ करें। क्या यूज़ करें? एलपीजी सिलेंडर यूज़ करें, लकड़ियाँ ना काटे। लकड़ियाँ काटने से पेड़ काटे जाते हैं, फिर लकड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उनकी महिलाओं की, फीमेल्स की हेल्थ खराब होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट ने बोला एक सिलेंडर पर फैमिली को फ्री में मिलेगा, और उसके बाद में जब आप रिफिल कराओगे तो उस पर भी 600 रुपये का रिफिल होगा, तो उसमें आपको 200 रुपये रिफंड आ जाएंगे। तो अब लोग खरीदेंगे और लोग रिफिल भी कराएंगे और लोग यूज़ करेंगे। अब कल तुम लोग मुझे सोच के बताओगे कि अगर गवर्नमेंट को किसी पॉजिटिव चीज़ को आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है? अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सीधे भी तो बोल सकती है 70,000 का बेचो, 90,000 का मत बेचो। लेकिन गवर्नमेंट उल्टा रास्ता, मतलब घुमा फिरा के काम कर रही है। उनको बोल रही है कि खरीदो 90,000 का, लेकिन 20,000 रुपये हम आपको वापस कर देंगे। वापस करने का क्या सेंस बना? सीधे 90,000 भी तो कर सकते हैं। Economy is such an economic system in which important place is given to economic planning in taking economic decisions. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग को महत्व दिया जाता है। इट मीन्स कि ऐसे ही फैसले नहीं ले लिए जाते। पहले सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा और प्लानिंग के हिसाब से फिर डिसीजंस लेगा। इसके बाद है दिस सिस्टम को कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। कंट्रोल्ड है ना, एकदम रोका नहीं है, एकदम फ्री भी नहीं है, कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल करेंगे। इसको कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो कर रही है? इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड। वी सो फार स्टडीड अबाउट, तो देखो अभी तक हमने मार्केट सिस्टम पढ़ा, सोशलिस्ट सिस्टम पढ़ लिया और मिक्स्ड सिस्टम पढ़ लिया।
ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। संसार में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड में आज के समय पर जो एब्सोल्यूट सिस्टम को फॉलो करे, एब्सोल्यूट मार्केट या फिर एब्सोल्यूट सोशलिस्ट। हर एक कंट्री क्या कर रही है आज के समय पर, मिक्स्ड सिस्टम को फॉलो कर रही है। अगर यूएसए में मार्केट सिस्टम है तो वहां पर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरफियर करती है। अगर सोशलिस्ट सिस्टम है चाइना में तो वहां पर भी गवर्नमेंट थोड़ा सा फ्री करती है, क्योंकि एक फ्री और एक रेस्ट्रिक्शन दोनों का कंबाइंड होगा जिसको मिक्स्ड बोलते हैं, तभी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी।